नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर 1 स्टडी पॉइंट पे। साथियों, आज आपके साथ में मैं ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि सीईटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। ये आज हमारा महा मॉडल पेपर रहने वाला है। महा मॉडल पेपर से आप कतई दूर मत भागिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीईटी में आने ही आने वाले हैं। तो कहीं दूर मत जाइएगा, मॉडल पेपर के साथ में बने रहिएगा। आपको इन प्रश्नों में से 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं आ जाता, तो तब तक आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज था, उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग। जी, आपके सामने चार ऑप्शन दिए रखे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग। जी, आंसर इनमें से एक है। सही आंसर का आपको चयन करना है और अपने आप का मूल्यांकन भी करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप इस वीडियो का आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो इन प्रश्नों के अलावा आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। जी, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। कमेंट में आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। जी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी जैसे ही फ्लो बनेगा हम बढ़ते जाएंगे। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पिछली बार क्वेश्चन था ब्रह्म समाज, अब की बार क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ लिया था। जो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने 1893 में धर्म सम्मेलन में, तो वो धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा है, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो या ब्रिस्टल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसका मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका आंसर आ रहा होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिकागो में ये धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की ओर से भाग लिया था, एक हिंदू राष्ट्र की ओर से भाग लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना। राजा राम मोहन राय के प्रयास किए गए, तो वो एक गवर्नर जनरल था, उसके समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना था। तो वो उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आंसर दे रखे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपिन। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से, आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे जिनके समय ये सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। राजा राम मोहन जी के प्रयासों से बनाया गया था ये कानून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलना है, ये नारा किसने दिया। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन। आपको आंसर चूज करने हैं। आपके सामने राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, केशव चंद्र सेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की तरफ चलो बच्चों,
वेदों की तरफ ही सब कुछ है, आप इधर उधर भटको मत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये तीन महान महान व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी थी और इनको फांसी दे गई थी। कम उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। तो इनको कब फांसी दी गई, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931। इसको आंसर तो प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये जो अभी कांग्रेस है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था उस टाइम? ए ओ हारून, योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इनमें से आपको आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो उस टाइम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जब ये कांग्रेस का गठन हुआ था, उस टाइम की ये बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, रास बिहारी बोस थे, जो कि उस टाइम के कांग्रेस सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात की थी? महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको 1 साल के अंदर अंदर स्वराज्य दिला दूंगा। तो इनमें से कौन सा वो आंदोलन है जिसके अंदर ये कहा था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन इन्होंने किया था। उसके अंदर यह कहा था कि आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे सेम ही ऐसे ही कहा था कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 1 साल के अंदर मैं ना स्वराज्य आपको दिला दूंगा, आपके हाथों में होगा स्वराज्य। लेकिन क्या कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में एक द्वैत शासन लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। सीईटी के ग्रेजुएशन और सीईटी जो 12th वाला है उनकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसको बाद में हटाया भी गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कुल थार मरुस्थल है। राजस्थान में कुल थार मरुस्थल कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने 2,75,000, 2,42,254, 2,38,254, 22,354। आपके सामने आंसर दे रखे हैं, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर को चूज करना है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा भाई, ये 2,38,254 जो कि थार मरुस्थल इसमें राजस्थान में कुल फैला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार पाया जाता है। राजस्थान में जो फेल्सपार का सबसे ज़्यादा संग्राहक या फिर भंडारण बोल सकते हैं, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। जैसलमेर में तो ये नहीं होगा, जोधपुर में भी नहीं होगा, लेकिन आपका राइट आंसर अजमेर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार पाया जाता है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से असत्य कथन है। इनमें से आपको असत्य कथन चुनना है, लेकिन आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि सत्य कौन सा है, तभी आपको पता लगता पाएगा कि ये असत्य है। राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। जो दक्षिण है वहां से लगाकर उत्तर की तरफ जाते हैं तो किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जो कि राइट है। ऑप्शन बी है, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1100 किलोमीटर से कम है, जो कि बिल्कुल राइट है। उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण की तुलना में पूर्व से
ये जो आपका नक्शा बनता है इसकी लंबाई बोल रहा है ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम जो इस साइड में है, उत्तर पश्चिम, उत्तर ये वाली साइड, इस साइड से दक्षिण पूर्व की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें जब जो ये इधर वाले कोने वाले राज्य या प्रांत वो जिले आते हैं उनमें वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आंसर डी है जो कि असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में लंबाई में कितना अंतर है। ये आपका जो नक्शा हो जाता है उसके अंदर उत्तर से दक्षिण ये और पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम, इनमें जो लंबाई है उसमें कितना अंतर है। जो भी 826 या 869 है उनके बीच में कितना अंतर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर सीमा है, जो कि ये ज़्यादा है, ये कम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें राइट आंसर आपका बी है, 43 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य हैं। ये अभी क्या है ना कि भारत में जो राजनीतिक ढांचे में बदलाव हुआ था, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को इधर उधर किया गया था, जैसे लेह लद्दाख वाले उधर, जम्मू कश्मीर वाले उधर को हिलाया गया, तो उनको एक राज्य के रूप में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दर्जा दिया गया। तो अभी राज्यों की स्थिति थोड़ी बहुत हिली थी, तो उसमें अभी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकते हैं कि 28 है या 27 है या 29 है या 30 है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि अभी भारत में 28 ही राज्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है। राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एनएसओ ही है जो अभी ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1991 में हुए आर्थिक सुधारों में कौन सम्मिलित नहीं था। 1991 में कुछ आर्थिक सुधार हुए थे, उनमें कुछ नियम बनाए गए थे, इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है। 4 में से निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों ही उस टाइम नहीं थे, आर्थिक सुधारों में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। तो इनको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में अगर ये तीनों आए तो इनमें से ये तीनों ही आपको याद रखने जरूरी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये तीनों ही उस सुधार में शामिल नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाजार में मुद्रा की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए, बाजार में मुद्रा की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए तो आरबीआई करेगा। आरबीआई क्या करेगा। आरबीआई जो कि हमारा बैंक है, जो कि बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो इसमें मुद्रा में जब बाजार में रुपए पैसे थोड़े ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर में कमी करेगा, नकद आरक्षित अनुपात में कमी करेगा, सीमांत स्थायी सुविधा में कमी करेगा, या खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह है खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा, और बाकी तीन तो कुछ भी नहीं करेगा उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा देश के 330 जिलों तक कब प्रारंभ की गई। नरेगा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, महत्वपूर्ण योजना है जो कि चलाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो ये 330 जिलों में कब प्रारंभ की गई। 2005 से 6 में, 6 से 7 में, 7 से 8 या 8 से 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8, जो कि ऑप्शन सी है। 2007 से 8 तक ये 330 जिलों में देश के चलाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वेट कर कब लागू हुआ। जो भी राजस्थान में वेट कर है वो लागू कब हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2006 को ये वेट कर लागू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य, राजस्थान है जो कैसा राज्य है, विकसित राज्य है या विकासशील राज्य है या बहुत ही गरीब है ये, या विकसित राज्य है। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका मतलब नजरिया इस पर निर्धारित होगा कि आप राजस्थान को कैसे देखते हैं। क्या ये बहुत ही गरीब राज्य है, बिहार के जैसे गरीब है, या नेपाल के जैसे गरीब है। तो इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन है सही। जी, राजस्थान अभी विकास कर रहा है, तो ये विकासशील राज्य है। ये गति पर जो जिस ट्रैक पे है उसकी दृष्टि से लग रहा है कि जल्द ही बहुत भविष्य में ये विकसित हो जाएगा, गरीब की दृष्टि में नहीं जाएगा ये अभी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की खाद्य फसल है, भारत की ऐसी कौन सी फसल है जो कि खाद्य है, जिनका भोजन सबसे ज्यादा किया जाता है, जो कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा इसका सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे खाने के रूप में काम में ले रहे हैं, भोजन बनाने में काम में ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चावल है जिनको जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है भारत के द्वारा, भारत के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन चावल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की खाद्य फसल कौन सी है, राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका भोजन बनता है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। राजस्थान में तो सिर्फ गेहूं ही गेहूं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गेहूं सबसे ज्यादा खाद्य फसल के रूप में है राजस्थान में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की गई? कौन ऐसा इनमें से व्यक्ति बहुत ही फिरी बैठा था कि इसने सोचा कि चलो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, एक एक व्यक्ति की आय की गणना करके फिर बाद में पता लगेगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है भारत की। तो दादा भाई नौरोजी फ्री बैठे थे, तो उन्होंने ये कार्य किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने ये राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जो भारतीय आरबीआई है, आरबीआई के अंडर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारी जितनी भी प्राइवेट और सरकारी बैंक आती है इसके अंडर में ही आती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 के अंदर, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम, अभी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का तो सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक है, इसका पुराना नाम क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक, इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। हम आपके उत्तरों का वेट कर रहे हैं, आप अपने कमेंट में क्वेश्चन के आंसर लिखते जाइएगा, हम इनको देख रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा, कमेंट बिल्कुल ज़रूरी है आपके। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंपीरियल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, जो कि इससे पहले था, अभी भारतीय स्टेट बैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत कितने रुपए का सोना रखा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत कितने रुपए का सोना रखा जाता है? 85 करोड़, 100 करोड़, 115 करोड़ या फिर 200 करोड़? कितने रुपए का सोना रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 करोड़। 115 करोड़ रुपए तक का सोना इसमें रिजर्व प्रणाली के तहत न्यूनतम इतना तो होना ही चाहिए, तो ये रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान से होकर गुजरती है? ये रेड क्लिफ रेखा कितना अपनी जो भी सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो कितनी सीमा है जो कि राजस्थान में बनती है, कितने परसेंटेज, जो भी जितनी लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की उसमें से कितने परसेंटेज है जो राजस्थान में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। जी हाँ, इसका राइट आंसर 32 और बी है। 32% सीमा है जो कि राजस्थान के साथ में इसकी बनती है रेड क्लिफ रेखा की, जो कि एकदम राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्यों है? जी एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस जो वीडियो चल रहा है इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके नीचे कमेंट करें, हम बिल्कुल पढ़ेंगे आपके कमेंट, उनके रिप्लाई भी मिलेंगे आप सभी को। और भविष्य में भी अगर आप ऐसी साइंस या फिर मैथ्स या फिर रीजनिंग किसी भी प्रकार की सिटी से रिलेटेड जो मैराथन क्लासेस चाहते हो तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि हम आपके लिए वो भी अरेंज करवा सकें। तो बढ़ते हैं, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो चूज करने का हमारा मोटिव है उसको चूज करते हैं। ऑप्शन है यहाँ सांसद मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, इस वजह से ये लोकतांत्रिक है। यहाँ हर 5 साल में राष्ट्रपति चुना जाता है, हर 5 साल में यहाँ पर राष्ट्रपति चुना जाता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक है। यहाँ उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र होकर कार्य करता है, इसलिए है। उपरोक्त सभी लोकतांत्रिक देश और भी है, लेकिन उनमें क्यों है क्यों नहीं है, अलग अलग रीजन है। वहाँ पे भी हर 5 साल में, जैसे बराक ओबामा वगैरह, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ पे भी हर 5 साल में राष्ट्रपति चुना जाता है, इसलिए ये है या क्यों है?
जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसीलिए ये लोकतांत्रिक देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत का जो भी राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 6 साल, 4 साल, इसका या जब तक उसका उत्तराधिकार पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये बना रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल, जो कि ऑप्शन बी है। 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। कोई भी 5 वर्ष दिमाग में न रखे, राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेगा? राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होगा उसमें कौन भाग ही नहीं लेगा? बिहार के राज्यसभा के सांसद, राजस्थान के विधानसभा के विधायक, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद से चुना हुआ मुख्यमंत्री, या फिर जम्मू कश्मीर का सांसद? कौन हो जाएगा? आंसर का वेट कर रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा से चुना हुआ मुख्यमंत्री जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, और इसका रीजन आपको खुद को ढूंढना है कि क्यों भाग नहीं लेगा, ये इसके ऊपर आपको मंत्रणा करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आज़ादी से अब तक कितनी बार राज्य सरकार 5 वर्ष से पहले ही भंग हो गई है? राजस्थान में ऐसा कितनी बार हुआ है कि ये 5 साल से पहले ही भंग हो गई, सरकार है वो टूट गई है, विखंडन हो गया है, फिर से चुनाव कराए गए, या फिर इनका अपना आपको दो तिहाई मत से सरकार को बनाने के ये मंत्री वगैरह लाने पड़े इनको फिर से? तो ऐसा 3 बार हो चुका है, ऑप्शन बी, ऐसा 3 बार हो चुका है, जो कि राजस्थान में 5 साल से पहले सरकार को भंग किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक बार धारा 356 का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे ज्यादा 356 वाली धारा का उपयोग किसने किया गया? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव या नरेंद्र मोदी जी ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंदिरा गांधी जी को कौन नहीं जानता जिन्होंने सबसे ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार आया है आपके सामने। राजनीति दल बदल में आयाराम गयाराम किस राज्य से संबंधित है? राजनीति में जो दल बदल हो रहा है उसमें ऐसा कौन सा प्रांत है जिसमें आयाराम गयाराम लागू होता है? ऑप्शन डी है, जो कि करेक्ट आंसर है आपका, हरियाणा। हरियाणा में आयाराम गयाराम चल रहा है बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे गए शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, अनगिनत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सब में ये क्वेश्चन आ रखा है, और सबसे इजी क्वेश्चन है, और भूलने लायक भी नहीं है कि इसमें भूल जाए। बस आपको एक भाटा फेंकना है जो कि जमा हुआ होना चाहिए, जमा भाटो। इसमें ये 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। जयपुर जलाल खान, महापौर मान सिंह जी, महापौर भगवंत दास जी और टोसे टोडरमल। ये 4 ही व्यक्ति थे जो कि महाराणा प्रताप के पास में भेजे गए थे। अब्दुल फजल घर पे बैठे नुकचंद जिमरे थे और कोई भी नहीं था, बस ये 4 ही व्यक्ति थे। जमा भाटो, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में नहीं फैला हुआ है? भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का विस्तार नहीं है? राजस्थान में बिल्कुल है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक इसका विस्तार नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बीच में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और श्रीलंका की जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? ये जो भारत है हमारा, इधर उधर ऐसे आता है, सॉरी, ये जो हमारा भारत है और इसके बाद में ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में जो जल संधि हो रही है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये पाक जल संधि है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पाक जल संधि के द्वारा इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिंटो को मार लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इनमें से आपको, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि ऐसे मतलब रखता है थोड़ा जज्बा, जिनमें
कई बच्चों को नहीं आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली ही इसका उद्देश्य था। ये मिंटो जी ने बोला था, मिंटो और मार्ले दो व्यक्ति थे, इन्होंने आके ये सुधार का उद्देश्य दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स कमीशन 1942, मार्ले जी मिंटो के द्वारा 1909 में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी पिछला क्वेश्चन था जो कि इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचक प्रणाली, और ये सेम वही क्वेश्चन है कि अतिरिक्त निर्वाचक मंडल सेम ही है, पृथक और अतिरिक्त दोनों अलग अलग है नहीं है। तो इसका राइट आंसर मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ये किया गया था। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। जी हाँ, इसका आंसर आपको सभी को देना है। भारत में जो सचिव का पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन इसका भारत सरकार 1958 हो जाएगा, जो कि सचिव पद निर्मित किया गया था। 1947 में इसको एक बार 1858 में 1847 में इसको हटा दिया गया था, भारत में जो भी सचिव का पद है। और 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इसको निर्मित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेने वाला है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारत का जो भी संविधान है वो भारत के जो लोग हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार ही होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी जी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा, इसमें कोई दूसरा फेरबदल नहीं कर सकता। ये हमारा जो अधिकार है उसके खिलाफ होगा कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति भाग ले। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? अब हालांकि इसमें सभी भीमराव अंबेडकर करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को आप भूल रहे हो जो कि जवाहरलाल नेहरू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी है जिसने संविधान सभा को बहुत ही खतरनाक मूर्त रूप दिया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहीं भी इसको भीमराव अंबेडकर ना करें गलती से, ये क्वेश्चन आपके अंक का नेगेटिव कर सकता है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है हालांकि सीईटी के अंदर, लेकिन फिर भी जिसके 165 बनने थे उसके 164 में उसको संतोष करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, 1938 ईस्वी में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसने संविधान मतलब कि 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि बार बार हर चीज में आगे रहते थे। यही थे जिन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी इन्होंने 1938 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसको गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का था? ये सब कुछ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। क्या ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के तहत ये भारत को ये संविधान सभा को गठित करना था, तो इसी के तहत ये सब कुछ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई, अधिवेशन में रखी गई? अच्छा, ये क्वेश्चन है कि 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी वो किस अधिवेशन में और कहां पे हुई थी? 1936 में हुआ था ये सब कुछ अधिवेशन, और ये अधिवेशन कहां पे हुआ था और ये मांग कहां रखी गई थी संविधान सभा के गठन की? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर। जी हाँ, फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ था और वहीं पर बोला गया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फैजपुर। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? ये क्वेश्चन अब
हिस्ट्री से आ चुके हैं आपके सामने। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में जो पचरंगा ध्वज है वो किसके द्वारा बनाया गया? मान सिंह जी, जगत सिंह जी, राम सिंह जी या प्रताप सिंह जी। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मान सिंह जी ने ये जयपुर रियासत का पचरंगा ध्वज बनवाया था। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सीईटी की दृष्टि से। हालांकि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी ये आ सकता है, बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सीईटी का ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जो हम आपके सामने ला रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, आप जब भी एग्जाम हो ग्रेजुएशन वाला जो कि 27 से 28 तारीख को है, उसमें ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब आप सबको दिख जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। देवनारायण जी कहाँ पे थे? देवमाल्या, जो कि भीलवाड़ा में है देवमाल्या, तो वहीं पे इनका देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भीलवाड़ा में। हम आपसे एक बार फिर से अरदास कर रहे हैं कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और ये आपके अपने स्वयं के मूल्यांकन में बहुत ही अहम साबित हो रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो। आपका कुछ नहीं जानने वाला, आपको शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हाँ, इस जो भी ये क्वेश्चन है इसकी अलग से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ोगे तब आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और इसकी विद आंसर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं आने वाली। आप बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मेरे कितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं ये जरूर देखना चाहूँगा एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? इसमें ऑप्शन है हाड़ौती का पठार, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, या गग्गर मैदान। ये जो आपके सामने राजस्थान है, इसमें से कौन सा भू आकृतिक प्रदेश का भाग है गोडवाड़? ये इसके 4 पोर्शन कर देता हूं मैं, 1, ये 2 और ये 3 और 4। इसमें कौन सा भू आकृतिक प्रदेश गोडवाड़ का है? आपको बताना है। जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, पश्चिमी शुष्क भाग, ये गोडवाड़ का है। इसको मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। ये वाला और ये वाला जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये दोनों गोडवाड़ के हैं। और ये सेकंड, और ये हाड़ौती या गग्गर का मैदान, जो भी कुछ भी बोल सकते हो। ये दूसरा जो भी भाग था गोडवाड़ प्रदेश और अंगारा लैंड, सॉरी वो जो भी है दूसरा वाला, उसके ये 2 भाग है। एक छोड़ के एक है, ये गोंडवाना लैंड है। बस आपको ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर बी है, बी, पश्चिमी शुष्क प्रदेश ही गोंडवाना भू आकृतिक प्रदेश का भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला तेल क्षेत्र। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जी आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर में है। ये मंगला तेल क्षेत्र सारे बाड़मेर और उधर ही पाए जा रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, इन 3 ही जगहों पे। बीकानेर भी शामिल है इसमें। खैर, मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भामाशाह योजना, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। बार बार पूछा जा रहा है और हर कोई कंफ्यूज हो रहा है इसमें। ये क्वेश्चन है ही ऐसा जो कोई इसमें 2014 कर देता है, 2012 कर देता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 2008 में ये भामाशाह योजना शुरू हुई थी। आपको ये क्वेश्चन कतई भूलना ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, अभी इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी अब हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। ये आज 50 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उस पे ये सारे क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपने कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपने अपना भविष्य आजमाया? आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ज़रूर देखें एक बार। तो हम आपसे आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पसंद थे। 50 क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ, ये सीटी में आपके स्कोर कार्ड में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं। एग्ज़ाम होने के बाद में आप घूम के यहीं आ सकते हो कमेंट करने, बिल्कुल, कि ये आपके क्वेश्चन आए नहीं आए। धन्यवाद देने के लिए भी यहीं आ जाना और गालियाँ देने के लिए भी यहीं आ जाना। बस आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। भविष्य में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी चलती रहेगी, और आप इसी प्रकार से हमारे परिवार को बढ़ाते रहिए, इसको स्नेह प्रदान करते रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो। मैं देखना चाहता हूँ मिनिमम इसके 2000 लाइक हो जाने चाहिए वीडियो के। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, साइंस। आप हाँ, एक बार ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको चाहिए, किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए। ये अभी हमने जो राजस्थान और इंडिया के मिक्स क्वेश्चन चलाए हैं, इनमें से कौन से किस भाग में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उसी भाग के हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो में ये नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कि ताकि हमें पता रहे कि आपको किस विषय पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ये सीरीज जब तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक चलती रहेगी। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ में बने रहेगा। बस आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।